Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the places of God. Now, on part 1 वीडियो हमने डिस्कस किया था सारे एसएक्यू क्वेश्चंस और सारे टर्मिनल क्वेश्चंस, आई थिंक 3 टर्मिनल क्वेश्चंस एंड समरी. एंड इस वीडियो में पार्ट 2 में हम यूनिट 13 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट एंड एक्सप्लेन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स. ओके, सो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट जो है सबसे पहला फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1920s में. ये डिनोट करता है एनी सब्सटेंस दैट फाइट अगेंस्ट रस्ट और एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशंस. एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडेशन, एंटी मतलब जो उसको रोके, यानी एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है. तो ये सबसे पहले ये टर्म जो है सबसे पहले यूज हुआ था 1920s में. एंड ये डिनोट करता है ऐसा सब्सटेंस जो कि फाइट करेगा रस्ट के अगेंस्ट और वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा. व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट AOS इन बायोलॉजिकल सिस्टम दे आर assumed to scavengers due to their ability to remove FRS. AOS can interact and terminate the cascade mechanism to minimize the damage caused by FRS, and this aspect AOS is associated system can be considered as the first line of defense mechanism against cellular oxidative stress. ये AOS and FRS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं विच आर जो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट है तो वही याद रखना है. एंड देन प्रायर टू हैविंग द नॉलेज ऑफ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म इट इज एसेंशियल टू नो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कंपोनेंट इन्वॉल्व इन दिस मैकेनिज्म. बोल रहा है इससे पहले कि हम जाने सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, हमें इससे पहले पता होना चाहिए अबाउट द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो कि इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है. एंड दैट इज एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बोथ एओस मॉलिक्यूल्स डाइट्री एंड मेटाबॉलिक एंड ऑक्सीडेंट एंजाइम्स. और जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है वो कंपोज करता है दो चीज़ों को, एक तो एओस मॉलिक्यूल डाइट्री एंड मेटाबॉलिक और दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम. हियर इज इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक नोट करनी है कि इंजाइम जो है वो लोकेटेड होता है कहाँ पे, विद इन द सेल वेयर इज एओएस आर अवेलेबल बोथ एज एक्स्ट्रा एंड इंटरसेलुलर मटेरियल. का मतलब है कि इंजाइम जो है वहीं लोकेट होता है सेल में, वहीं सेल के अंदर विद इन द सेल लोकेटेड होता है जहाँ पर एओएस अवेलेबल होता है बोथ एज एन एक्स्ट्रा एज वेल एज एन इंट्रासेलुलर मटेरियल. इन दिस कॉन्टेंट लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सम ऑफ द वेल नोन एओएस एंड एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम. जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी गया है कि वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स. सो अब हम उसके चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं. एंड दैट इज antioxidant into two types. The first one is non-enzymatic and the second one is enzymatic. The first one is of non-enzymatic and the second one is enzymatic. Our first non-enzymatic is again classified into two forms. The first is dietary. The first one is dietary and the second one is metabolic. The first one is dietary, the second one is metabolic. And here enzymatic into glutathione peroxidase GPX, glutathione S transferase GST, superoxide dimutase SOD, कैटलिसेस CAT. सो एग्जाम्पल्स जानना था ना. सबसे पहले तो टाइप जानना था. टाइप कितने हो गए? 2 हो गए. एक होता है नॉन एंजाइमेटिक, दूसरा होता है एंजाइमेटिक. अब एग्जाम्पल्स जानना है तो एग्जाम्पल्स में नॉन एंजाइमेटिक का 2 है, डाइट्री और मेटाबॉलिक. डाइट्री के अंदर आता है टोकोफेरोल, विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, बेटा कैरोटीन, विटामिन ए, मिनरल्स लाइक सेलेनियम. इतनी सारी चीज़ें डाइट्री में आते हैं. विटामिन ई आता है, टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड आता है, विटामिन सी, बीटा कैरोटीनॉइड, विटामिन ए, मिनरल लाइक सेलेनियम. मेटाबॉलिक में आता है ग्लूटाथियोनिन GSH, फेरेटीन एंड यूरिक एसिड. फेरेटीन, यूरिक एसिड, GSH यानी ग्लूटाथियोनिन GSH, फेरेटीन, यूरिक एसिड. एंड फिर हमारे एंजाइमेटिक में आता है, एंजाइमेटिक में आता है ग्लूटाथियोनिन पेरोक्साइडेज यानी GPX, फिर ग्लूटाथियोनिन S ट्रांसफेरेज GST, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज SOD एंड कैटलेज CAT. So that's all for this question. Now we will discuss the last question of this chapter. Write a short note on the theory of aging and list the changes associated with aging. यानी हमें theory of aging को डिस्कस करना है. यहाँ पे theory of aging को डिस्कस करना है. So theory of aging में various theories हैं एक्सप्लेन करने के लिए. बहुत सारी theories हैं इसके. सबसे पहला theory क्या आ गया? random mutation theory. सबसे पहला theory आ गया random mutation theory.
दूसरा है एरर इन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, तीसरा है फ्री रेडिकल थ्योरी एंड द फोर्थ वन जेनेटिक थ्योरी। तो रैंडम थ्योरी, रैंडम म्यूटेशन थ्योरी क्या बोलता है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग में म्यूटेशन अकर इन डीएनए ऑफ सोमैटिक सेल्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन है वो डीएनए में होता है और सोमैटिक सेल्स में होता है, विच इंट्रोड्यूसेस एबनॉर्मलिटीज बाय कॉजिंग डिस्ट्रक्शंस ऑफ कोलेजन सेल्स एंड सेल श्रिंकेज दैट लीड टू द सेल डेथ। तो बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग में म्यूटेशंस होता है डीएनए के सोमैटिक सेल्स में, जो इंट्रोड्यूस करेगा एबनॉर्मलिटीज़ को, डिस्ट्रक्शंस कॉज करके, सेल का डिस्ट्रक्शन कॉज करके, उसको श्रिंक करवा के, एंड उसके वजह से वो सेल की डेथ हो जाएगी। इस तरह से वो उसको एबनॉर्मलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करेगा। एरर इन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, दूसरा है एरर इन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एबनॉर्मलिटी आर प्रोड्यूस्ड by increased cross linkage of collagen and other proteins that are a result of non-enzymatic combinations of glucose with the amino groups on these proteins। दूसरा एरर इन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ये थ्योरी बताता है एबनॉर्मलिटीज़ जो प्रोड्यूस होता है क्रॉस लिंकेज ऑफ कोलेजन के इंक्रीज होने की वजह से और अदर प्रोटीन्स के वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब कि अगर नॉन एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन ग्लूकोज और अमीनो एसिड का हुआ, इसके रिजल्ट से नॉन एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन ग्लूकोज और अमीनो एसिड का हुआ, तो ये थ्योरी एबनॉर्मलिटीज़ प्रोड्यूस जो हो रहा है क्रॉस लिंकेज ऑफ कोलेजन की वजह से और अदर प्रोटीन्स की वजह से, उसको दर्शाता है, उसको एक्सप्लेन करता है, जिसका रिजल्ट क्या हो जाता है? इसका रिजल्ट हो जाता है कि इससे नॉन एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन हो जाता है ग्लूकोज का विद एमिनो ग्रुप ऑफ दिस प्रोटीन, यानी इस प्रोटीन्स के एमिनो ग्रुप के साथ में एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन नॉन एंजाइमेटिक कॉम्बिनेशन ग्लूकोज का हो जाता है। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन इज फ्री रेडिकल थ्योरी। तो फ्री रेडिकल थ्योरी, दिस थ्योरी हैज बीन प्रपोज्ड बाय डियर डेंथम हार्बर इन 1956 एंड फ्री रेडिकल इंटरेक्ट फ्री रेडिकल जो है वो इंटरेक्ट करता है बायोमॉलिक्यूल्स के साथ में to form alter product with impure biological activities. According to this theory, this is found to be major cause of aging. इस theory के according free radical theory सबसे बड़ा theory है aging का, सबसे मेजर थ्योरी है जो एजिंग कॉज करता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि स्पीसीज जो प्रोड्यूस करता है मोर सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज, वो लॉन्गर लाइफ स्पेन शो करता है, इंडिकेटिंग सम सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस। सो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री रेडिकल थ्योरी में कि सबसे मेजर थ्योरी है जो एजिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड देन उसके बाद में कि ये ऐसा स्पीसीज जो कि सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज प्रोड्यूस कर रहा है, वो बहुत लॉन्गर लाइफ स्पेन शो करेगा, यानी उसकी एजिंग जो है लेट आएगी, इसलिए लॉन्गर लाइफ स्पेन शो करेगा। तो वो लॉन्गर लाइफ स्पेन शो करेगा जो इंडिकेट करता है कुछ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप को एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस के बीच में, क्योंकि सुपर ऑक्साइड डायम्यूटेज अगर प्रोड्यूस ज़्यादा हुआ तो लाइफ स्पेन ज़्यादा हो रहा है। सो इट इज़ indicating some significant relationship between aging and antioxidant status. And now the last theory is genetic theory. Genetic theory बोलता है, according to this theory क्या बोलता है कि processes dependent on the nature of the genes and the proteins they encode। ये बोलता है कि aging एक ऐसा प्रोसेस है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ जीन्स पे और उसके प्रोटीन पे जो वो इनकोड कर रहा है। जेनेटिक थ्योरी बोलता है कि एजिंग ऐसा प्रोसेस है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ जीन्स पे और प्रोटीन जो इनकोड कर रहा है। दैट इज़ वाई एजिंग वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, इसलिए एजिंग स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकता है। ये बिलीव किया गया है कि डिक्लाइन इन द बॉडीज फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड एंड कैनॉट बी प्रिवेंटेड। ये अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक थ्योरी बोला गया है कि मतलब बिलीव किया गया है कि बॉडी में अगर कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, सो उसका अगर डिक्लाइन हो रहा है तो ये डिक्लाइनेशन एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइम इज़ अ वेरी नॉर्मल एंड इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, यही बोला गया है। एंड बाई नाउ वी हैव क्लियरली डिस्क्राइब द 4 theories of aging. Now other various theories are also associated with aging. So let us know the brief about the changes observed in the various vital system of body with a growing age. So the age associated changes as age structure of the cell, which in turn affect the whole organism, and these change as well communicating system like nervous, endocrine, immune system also affected by increasing age both in their functions and performance। बोल रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, ये भी इफेक्ट होता है बोथ फंक्शन में भी और परफॉर्मेंस में भी। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइटरी हैबिट, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल में डिले एजिंग प्रोसेस बट कांट प्रिवेंट एजिंग। ये बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, हेल्दी डाइट हो गया, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड
टेंशन फ्री लाइफ। सो ये सारी चीज़ें एजिंग को डिले करने में हेल्प कर सकती है, बट या एजिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकती है। एजिंग होना ही है, एजिंग होना निश्चित है। एजिंग इज़ अ प्रोसेस, जो नॉर्मल प्रोसेस, तो इसका होना निश्चित है। इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, बट या इट कैन बी डिलेड। ये इसको डिले किया जा सकता है बाई रेगुलर एक्सरसाइज, बाई हेल्दी डाइटरी, बाई हैबिट्स, good habits, by stress free lifestyle, etc. That's all for this video, and we will discuss unit 14 in the next video. Thank you everyone, and don't forget to subscribe my channel.